नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रभाकर पांडे अपने इस YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक को हम अपनी इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो है रिमांड। हम रिमांड का जो पूरा लॉ है उसको देखेंगे। सेक्शन 167, सेक्शन 309 एंड सेक्शन 209 ऑफ CRPC जो है वो रिमांड के लॉ को जो है गवर्न करता है। हम लोग अपने इस वीडियो में केवल 167 को देखेंगे और अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है सेक्शन 209 एंड सेक्शन 309 को जो है हम डिस्कस करेंगे। आइए तो सेक्शन को शुरू किया जाए। देखिए 167 जो लॉ ऑफ रिमांड की बात करता है वो बात करता है पुलिस रिमांड एंड जुडिशियल रिमांड। पुलिस रिमांड जो है इट इज़ द फिजिकल कस्टडी ऑफ अ पर्सन टू द पुलिस, यानी कि पुलिस के पास जो है किसी पर्सन का फिजिकल कस्टडी होता है, वो उस पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद रहता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और वहाँ पे जो है पुलिस उससे इन्वेस्टिगेट करती है। ये होता है पुलिस रिमांड। लेकिन जब हम बात करते हैं जुडिशियल रिमांड की, तो जो जुडिशियल रिमांड है वो जेल में होता है। वो जेल में होता है, वो मजिस्ट्रेट के अंडर होता है वो पर्सन। अब पुलिस रिमांड और जुडिशियल रिमांड में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है। लेकिन अब हम इसको समझते हैं कि जो रिमांड है, इस रिमांड का पर्पस क्या है। देखिए रिमांड का बेसिकली दो पर्पस है। जो सबसे पहला पर्पस है वो ये है कि जो पुलिस वाले हैं वो एविडेंस को प्रोक्योर कर सकें, एविडेंस को सिक्योर कर सकें, एविडेंस को ले सकें, किसी मटेरियल फैक्ट्स को वो उस पर्सन से ले सकें। इसलिए वो उस पर्सन को वो रिमांड पे लेते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं। एक तो ये पर्पज़ है। जो दूसरा पर्पज़ है वो ये है कि जो पर्सन है जिसका इंट्रोगेशन चल रहा है, हो सकता है वो कोई एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो, उसका पॉलिटिकली बड़ा अच्छा लिंक हो, कि सोसाइटी में बड़ा उसका पावर हो, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अनड्यू इन्फ्लुएंस डालते हैं विटनेस के ऊपर, या किसी एविडेंस को वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, फैक्ट्स को किसी फैक्ट्स को गलत ढंग से वो रख सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे लोग इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरीके का कोई हिंड्रेंस ना पहुंचा सकें, कोई बाधा ना पहुंचा सकें, इसलिए भी जो है वो रिमांड करना, ऐसे पर्सन को रिमांड पे भेजना बड़ा ज़रूरी है। अब हम इसका दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जब एक मजिस्ट्रेट के सामने एक पुलिस वाला किसी पर्सन को लेकर के आता है रिमांड के लिए, तो क्या एक मजिस्ट्रेट का वहाँ पे क्या रोल होता है। क्या उस मजिस्ट्रेट को सीधे उसको रिमांड पे भेज देना चाहिए? ऐसा नहीं। द मजिस्ट्रेट हैज़ टू अप्लाई हिज जुडिशियल माइंड बिफोर गिविंग दैट पर्सन टू रिमांड। देखिए मन्नू भाई रत्तीलाल पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2013 सुप्रीम कोर्ट में ये बात को कहा गया। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द ऑर्डर ऑफ रिमांड इज द बेसिक फंडामेंटल जुडिशियल फंक्शन ऑफ अ मजिस्ट्रेट विच ही हैज़ टू डू विद हिज जुडिशियल माइंड, विद द एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड। यानी कि जो रिमांड है वो एक फंडामेंटल जुडिशियल काम है जो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को करना होता है आफ्टर अप्लाइंग हिज जुडिशियल माइंड। उसके पास जो फैक्ट्स रखे हैं, उसके पास जो मटेरियल्स, जो एविडेंसेस रखे हैं, उनको देखने के बाद अगर एक मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है कि यस इस पर्सन ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, कोई संज्ञेय अपराध किया है, और उसको पुलिस वालों के पास भेजना ज़रूरी है जिससे कि एविडेंसेस प्रोक्योर हो सके, एविडेंसेस निकल सकें, तो उस केस में जो मजिस्ट्रेट है वो उस पर्सन को रिमांड पे भेजेगा, चाहे पुलिस रिमांड, अगर नहीं पुलिस रिमांड तो जुडिशियल रिमांड पे। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो हमें पता होना ज़रूरी है। अब हम चलते हैं अपने 167 सेक्शन पे। देखिए 167 को मैं यहाँ पे पूरा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ डायरेक्ट से। 167 में और भी तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन वो जब मैं चैप्टर 12 में आऊँगा तब मैं उनको डिस्कस करूँगा। मैं यहाँ पे सिर्फ 167 में जो रिमांड का पोर्शन है मैं सिर्फ उसको टच कर रहा हूँ। देखिए 167 का जो प्रिंसिपल है वो हमारे आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 एंड सेक्शन 57 ऑफ CRPC से निकल करके आता है, जहाँ पे ये बात बोला गया है कि एक पर्सन उसको अरेस्ट करने के बाद विद इन 24 आवर्स जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अब
ये जो 24 आवर्स है इसमें जो टाइम ऑफ ट्रेवल है ये इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि आने जाने का जो टाइम है ये एक्सक्लूडेड है, ये 24 आवर्स में नहीं है। अब हम इसको देखते हैं कि जो टाइम पीरियड को कैलकुलेट कैसे करता है। पुलिस रिमांड जो है वो स्टार्ट होता है जब एक पुलिस वाला किसी पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करता है, वहाँ से लेकर के और जो फर्स्ट 15 डेज़ है वहाँ तक एक पुलिस रिमांड हो सकता है। इसका मतलब मुझे आज पुलिस वालों ने पकड़ा, लॉकअप में रखा और विदिन 24 आवर्स मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। मुझे जैसे ही मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया, वहाँ से जो है फर्स्ट 15 डेज़ जो है वो काउंट होना शुरू हो जाएंगे और ये फर्स्ट 15 डेज़ जो हैं वो पुलिस रिमांड के होते हैं। अब ये जो फर्स्ट 15 डेज़ है ये इंटरचेंजेबल है, पुलिस रिमांड भी हो सकता है, जुडिशियल रिमांड भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि शुरू के 15 के पूरे 15 दिन जो है वो आदमी पुलिस रिमांड पे भेजा जाएगा, ऐसा नहीं है। मान लीजिए मुझे 3 दिन के लिए भेजा, मैं वापस आया, मुझे 5 दिन के लिए जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया, वापस पुलिस वालों ने कहा कि थोड़े से एविडेंसेस और रह गए, अगर आप इन्हें पुलिस रिमांड में भेज देते हैं तो एविडेंसेस प्रोक्योर किए जा सकते हैं, मिल सकते हैं। तो मजिस्ट्रेट ने दोबारा 2-3 दिन के लिए भेज दिया और अब जैसे ही ये 15 डेज़ कंप्लीट होगा वहाँ से जुडिशियल रिमांड शुरू हो जाता है। अब देखिए ये जो 15 डेज़ है, मैंने आपको बताया 24 आवर्स तक मैं पुलिस वाले पास था। अब देखिए इस चीज़ को जान लेना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो 24 आवर्स हैं, ये जो 24 आवर्स हैं ये इंक्लूडेड नहीं होता है। ये जो हम लोग जो ये टाइम जो कैलकुलेट कर रहे हैं 15 डेज़ पुलिस रिमांड, फिर 60 डेज़, फिर 90 डेज़ जुडिशियल रिमांड, इसमें ये जो 24 आवर्स है वो इंक्लूडेड नहीं होता है। इसका मतलब अगर आज मुझे पुलिस वालों ने पकड़ रखा है तो आज से 15 डेज़ या 60 डेज़ काउंट नहीं होगा। जब वो मुझे मजिस्ट्रेट के सामने यानी कि कल पेश कर रहे हैं, 24 आवर्स के बाद जब वो मुझे पेश कर रहे हैं विदिन 24 आवर्स, उस समय से जो है वो 15 डेज़ काउंट होगा पुलिस रिमांड के लिए। और जैसे ही पुलिस रिमांड ख़त्म होता है, पुलिस रिमांड के बाद जो है वो जुडिशियल रिमांड शुरू हो जाएगा। जुडिशियल रिमांड का जो टाइम पीरियड है वो कैसे कैलकुलेट होता है, जो पर्सन है उसने जो ऑफेंस किया, अगर वो ऑफेंस पनिशेबल है 10 ईयर्स या 10 ईयर्स से नीचे, उसने जो ऑफेंस किया उसका जो पनिशमेंट है वो 10 साल या 10 साल से नीचे तक का कोई सज़ा है, तो उसमें जो जुडिशियल जो पीरियड है वो है 60 डेज़ का। इसका मतलब वो 60 दिन तक जेल में बंद रहेगा। और अगर उस पर्सन ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो 10 साल से ज़्यादा तक की सज़ा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, डेथ है, 14 ईयर्स है, तो उस केस में जो जुडिशियल जो टाइम पीरियड है वो 90 डेज़ का होगा। और ये जो 60 और 90 डेज़ है, मैं आपको बता दूं, ये चार्जशीट फाइल करने का भी टाइम है। जब हम लोग चार्जशीट के टॉपिक पे आएंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको रेफरेंस दे दे रहा हूँ। अब हम लोगों ने 60-90 डेज़ भी कल देख लिया कि पुलिस रिमांड के बाद ये जुडिशियल रिमांड और 60 डेज़ का और 90 डेज़ का अकॉर्डिंग टू ऑफेंस। अब हम इसमें एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं कि जहाँ पे पुलिस वाले ने किसी पर्सन को अरेस्ट किया, विद इन 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, लेकिन जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जिसके जुडिक्शन में वो पुलिस वो जो पर्सन आ रहे हैं वहाँ पे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है, तो वो पुलिस वाला एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, जिसके पास ये पावर है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का, उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जो है वो पुलिस वाला उसको पेश करेगा। एंड अब वो एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट है उसके पास 7 डेज़ तक का पावर है, यानी कि 7 दिन तक जो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो उस पर्सन को चाहे पुलिस कस्टडी या चाहे जुडिशियल कस्टडी में भेज सकता है। 7 दिन पूरा होने के बाद एक दिन का भी पावर अब उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास नहीं है। अगर अभी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं आया है, प्रेजेंट नहीं है, तो उसको उस पर्सन को जो है बेल पे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सपोज करिए 7 दिन बाद जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस पर्सन को कॉम्पिटेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेज देता है जिसके पास जुडिक्शन है। अब वो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, अब आगे का जो डिसीजन है वो लेगा, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट लेगा। लेकिन ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जो 7 दिन थे वो इंक्लूडेड होगा। इसका मतलब अलग से 15 डेज़ उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट को नहीं मिलने वाला। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने जो 7 दिन में जो उसने अपने पावर को जो उसने यूज़ किया वो उस 15 डेज़ में इंक्लूडेड होगा। तो इस चीज़ का थोड़ा आप ख्याल ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इसमें
एक जजमेंट देख लेते हैं, बड़ा रिसेंट जजमेंट आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, गौतम नवलखा वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2021 सुप्रीम कोर्ट, अभी रिसेंटली आया है। उसमें ये बात कहा गया कि ये जो रिमांड का जो पावर है ये सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट के पास नहीं है। अगर मजिस्ट्रेट से ऊपर का कोई सुपीरियर कोर्ट भी रिमांड की पावर को इस्तेमाल करता है तो वो बिल्कुल वैसा ही माना जाएगा जैसे उसने 167 के अंडर उस पावर को यूज़ किया है। इसका मतलब कि मजिस्ट्रेट के ऊपर जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं दे आर नॉट बार्ड, उनके ऊपर कोई मनाही नहीं है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ा ही अच्छा जजमेंट है। मैं इसके लिए एक अलग सी वीडियो बना करके जो है इस पूरे जजमेंट को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप इस चीज़ को जब भी एग्ज़ाम में आए तो इस चीज़ को आप मेंशन ज़रूर करिएगा। अब हम लोगों ने 167 का पूरे प्रोविज़न देख लिए, और अच्छा एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि जो पुलिस वाले हैं, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है, अब क्या बिल्कुल ही पुलिस वालों के पास ये पावर नहीं है कि जब वो पर्सन जुडिशल कोर्ट में है तो पुलिस वाले वहाँ जाकर क्या इन्वेस्टिगेट कर सकें? तो ऐसा नहीं है। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इंटरोगेट कर सकते हैं उस पर्सन को जो जुडिशल कस्टडी में है, लेकिन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, विद द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट, इन द डायरेक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सेक्शन 167 के अंदर जो हम लोगों ने रिमांड है हम लोगों ने उसको देखा। अब ये जो रिमांड था ये इन्वेस्टिगेशन को गवर्न करता है। प्री कॉग्निजेंस स्टेज से पहले जो ये इन्वेस्टिगेशन है इसमें 167 जो रिमांड को गवर्न करता है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज के बाद, यानी कि कॉग्निजेंस लेने के बाद ड्यूरिंग द ट्रायल जो सेक्शन 309 जो रिमांड को गवर्न करता है हम उसको डिस्कस करेंगे, एंड सेक्शन 209 को। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा।